अस्सलाम बच्चों, क्या हाल है बेटा? खैरियत से हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? बेटा, आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा है इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर में आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा। वो है आपका वेटेड इंडेक्स नंबर, जिसके अंदर आप चीज़ें पढ़ते हैं लेस्टर, पार्सी एंड फिशर। तो आपके पास क्वेश्चन किस तरह से आता है, आपका प्रॉब्लम क्या होती है, क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या होती है, किस किस तरह से सवाल आते हैं पेपर में, वो तमाम चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इस क्वेश्चन में पूछता क्या क्या है? लेस्पर पूछता है, पार्सी पूछता है, फिशर पूछता है। या तो सवाल के अंदर इस तरह से होता है, इस तरह से क्वेश्चन होता है, या फिर आपसे डायरेक्ट कहता है कि फिशर इंडेक्स नंबर मालूम कीजिए। तो अगर आपसे लेस्पर, पार्सी, फिशर तीनों चीजें मांगी हैं, तो आप क्या करेंगे? आप ये भी कैलकुलेट करेंगे, ये भी कैलकुलेट करेंगे और ये भी कैलकुलेट करेंगे। फिर फिशर इंडेक्स नंबर जो है वो कैलकुलेट कैसे होता है? रूट वाले फॉर्मूले से, लेस्पर मल्टीप्लाई पार्सी के आंसर को मल्टीप्लाई करके और फिर इसका क्या निकालते हैं? रूट निकालते हैं। तो अगर हमसे सवाल के अंदर ये पूछता है लेस्पर, पार्सी एंड फिशर तीनों पूछे, तो हम क्या करेंगे? फिशर इंडेक्स नंबर का ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर सवाल में हमसे डायरेक्ट सिर्फ इतना बोलता है कि कैलकुलेट फिशर इंडेक्स नंबर, ना लेस्पर बोले ना पार्सी बोले, डायरेक्ट क्या बोले? फिशर इंडेक्स नंबर, तो फिर आप फिशर का फॉर्मूला जो अप्लाई करोगे वो ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ठीक है ना? तो फिशर इंडेक्स नंबर दो तरह से पूछता है, या तो तीन चीजें पूछेगा, लेस्पर, पार्सी, फिशर तीनों पूछेगा। या फिर अगर सिर्फ और सिर्फ फिशर इंडेक्स नंबर पूछेगा, तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे? ये लास्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फिशर डायरेक्ट मेथड। ठीक है, अब ये क्वेश्चन होंगे कैसे, कैसे सिंप्लीफाई होगा, क्या क्या चीजें सवाल में पूछी जा सकती हैं। आते हैं सवाल पर। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमें कहता है कि दो चीजें होती हैं हमारे पास, दो ईयर्स हमारे पास होते हैं। कोई भी ईयर हो, कैसे भी ईयर हो, हमें सिर्फ क्या करना है? सवाल को समझना है। एक प्राइस है, एक क्वांटिटी है एक साल की, एक प्राइस है, एक क्वांटिटी है दूसरे साल की। हमें क्या करना है? हमें सवाल में क्या कहेगा? कंप्यूट इंडेक्स नंबर फॉर वर्ड। इस वर्ड को जरूर याद रखिएगा कि किस साल के लिए कैलकुलेशन करनी है। ठीक है ना? अब आपको जरूरी नहीं कि वो लिख के दे कि बेस ईयर जो है वो क्या है, 1975 है, या कुछ भी आपको बेस ईयर लिख के दे, ये बात जरूरी नहीं है। अगर आपसे डायरेक्ट सिर्फ ये भी कह सकता है कि कैलकुलेट द फॉलोइंग प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर। इंडेक्स नंबर किसके लिए निकालो? अब एक यहाँ पे अपने पास एक स्टेटमेंट लिख लीजिए। वो स्टेटमेंट क्या हो सकती है कि कैलकुलेट कैलकुलेट इंडेक्स नंबर फॉर। अब यहाँ पे जो भी होगा, यानी फॉर के बाद जो भी होगा, कि वो क्या होगा? वो आपका करंट ईयर होता है। इसमें जो मेन सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है वो क्या होती है कि आपको 2 साल गिवन होते हैं। अब ये समझ में नहीं आता कि इसमें से कौन सा करंट है, कौन सा बेस है। अमूमन बच्चे यही गलती करते हैं कि कौन सा करंट है, कौन सा बेस है। तो सवाल के अंदर या तो क्लियरली लिखा होगा टेकिंग 1975 एज बेस, आपको बेस ईयर लाजमी मेंशन होगा। ठीक है ना? अगर बेस ईयर मेंशन नहीं है, तो फिर आपके पास सवाल कहाँ तक का होगा? कंप्यूट इंडेक्स नंबर फॉर 1982, फॉर 1999, फॉर 2005, वॉट एवर कुछ भी लिख के दे दें यहाँ पे। तो जिस साल के लिए कैलकुलेशन करनी है वो क्या होता है? करंट ईयर। ये वर्ड जरूर याद रखिएगा। जिस साल के लिए कैलकुलेशन करनी होती है वो क्या होता है? आपका वो करंट ईयर होता है। अब यहाँ पे किस साल के लिए कैलकुलेशन करनी है? हमें 1982 के लिए कैलकुलेशन करनी है। ठीक है ना? ये वर्ड अगर लिख के ना दे तो फिर आप यहाँ तक की स्टेटमेंट को ये देखोगे किस साल के लिए कैलकुलेशन करनी है? 1982 के लिए कैलकुलेशन करनी है। तो 1982 क्या हो गया आपका? 1982 जो है वो आपका करंट ईयर हो गया। 1982 जो है वो क्या हो गया? आपका करंट ईयर हो गया। तो 1975 क्या हुआ? ये आपका बेस हुआ। ठीक है ना? तो अगर यहाँ पे लिख के दिया जाए 1982 फॉर 1982, तो 1982 क्या हो गया? करंट ईयर हो गया, और ये क्या हो गया? आपका बेस ईयर हो गया। ठीक है, तो अगर यहाँ पे लिख के देता, अगर यहाँ पे लिख के देता कि इंडेक्स नंबर, कैलकुलेट इंडेक्स नंबर फॉर 1975, तो 1975 आपका क्या होता? करंट ईयर होता, और 1982 आपका क्या होता? बेस ईयर होता। तो अच्छा, ये बात जरूरी नहीं है कि जो आपका बाद वाला साल है वो करंट हो और जो पहले वाला साल हो ये बेस हो। ये बात जरूरी नहीं है। अगर आपको लिख के देता कि फॉर 1975,
तो 1975 आपका क्या होता, करंट ईयर होता, और 1982 आपका क्या होता, बेस ईयर होता। अगर ऐसा होता तो अगर ऐसा होता तो ये काम करते। तो पूरे सवाल के अंदर आपने एक बात सीखी। ये बात क्या सीखी आपने? आपने कहा जिस साल के लिए कैलकुलेशन करते हैं वो आपका क्या होता है, करंट ईयर होता है, और दूसरा क्या हो जाएगा, बेस ईयर। जरूरी नहीं कि पुराना साल बेस ईयर हो और नया साल करंट ईयर हो। तो इस बात जरूरी नहीं है, हो सकता है ये वाला 1975 करंट हो और ये वाला क्या हो, बेस ईयर हो। ठीक है, तो ये वाली बात आई हो आपकी क्लियर हो गई होगी कि कौन सा साल आपका करंट होता है और कौन सा साल आपका बेस होता है। जिस साल के लिए कैलकुलेशन करते हैं वो करंट ईयर है, चाहे वो 1982 हो चाहे वो 1975 हो। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब करंट ईयर को शो करते हैं ओ से, यानी नॉट से, सॉरी, करंट ईयर शो करते हैं एन से, और बेस ईयर शो करते हैं किससे, ओ से। तो अगर ये करंट ईयर है तो ये प्राइस ऑफ करंट ईयर है, तो प्राइस ऑफ करंट ईयर क्या हो गई, पी एन हो गई। ये क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर है, क्या हो गई, ये क्यू एन हो गई। ये प्राइस ऑफ बेस ईयर है तो ये क्या हो गया, पी ओ हो गया, और ये क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर है तो क्या हो गया, क्यू हो गया। तो बात यहाँ पे बात समझ में क्या आई कि जहां पे करंट की बात होती है वहां पे एन आता है, और जहां पे बेस की बात होती है वहां पे क्या आता है, ओ आता है। तो इसको पी नॉट भी कहते हैं, पी ओ भी कहते हैं, तो आप कुछ भी कह सकते हैं यहाँ पे इसको। तो ये बेस ईयर था जिसकी वजह से प्राइस ऑफ पीओ हो गया, ये क्वांटिटी है तो ये क्यूओ हो गया। ये करंट ईयर है 1982, तो ये क्या हो गया, पीएन हो गया, ये क्या हो गया, क्यूएन हो गया। जब भी पेपर आए तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कोडिंग करनी है। कोडिंग कर लोगे मामला आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा? अब फॉर्मूले में देखो आपको क्या चाहिए। फॉर्मूले में आपको क्या चाहिए, आपको समीशन चाहिए। समीशन का मतलब होता है टोटल। इसका टोटल पी एन मल्टीप्लाई बाय क्यू ओ का। पी एन को मल्टीप्लाई करो क्यू ओ से। तो जब तक आपको पी एन नहीं पता होगा तो आप कैसे पता लगाओगे कि किसको किससे मल्टीप्लाई करना है? ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बात जरूरी है कि आप कौन सा यूज कर रहे हो। जो करंट ईयर है वो एन से शो होता है, जो बेस ईयर है वो ओ से शो होता है। ठीक है, आई होप ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी। जो भी कंफ्यूजन हो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं इस बात के बारे में। अच्छा, काफी सारी इंक्वायरीज थी, इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाना शुरू की। यहाँ पे अब इस वीडियो को बनाना चाहिए ताकि बच्चों के कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, वो क्लियर हो जाए। ठीक है, अब करें क्या। लेस्पियर्स के अंदर जो फॉर्मूला अप्लाई होता है वो ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। पासी में जो फॉर्मूला अप्लाई होता है वो ये फॉर्मूला होता है। तो अब लेस्पर ऑफ पासी देखो, यहाँ पे फिशर इंडेक्स नंबर में भी लेस्पर ऑफ पासी यूज होते हैं, और फिशर इंडेक्स नंबर का डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर भी देखो ये दो चीजें, पी एन क्यू ओ, देखो यहाँ भी पी एन क्यू ओ, ये पी ओ क्यू ओ, देखो यहाँ पे ये पी ओ क्यू। तो समझो ये पहला पार्ट जो वो किसका है, ये लेस्पर्स का है। दूसरा पार्ट जो है देखो ये पासी का है, पी एन क्यू एन, पी एन क्यू एन, पी ओ क्यू एन, पी ओ क्यू एन। तो ये पार्ट किसका हो गया, ये पासी का पार्ट हो गया। ठीक है, तो पहला पार्ट लेस्पर का, दूसरा पार्ट क्या है, पासी का है। रूट जो है सिर्फ यहाँ तक है, ये 100 रूट से बाहर है। ये फॉर्मूला जब अप्लाई करते हैं, जब आपके पास सवाल में कहता है कि कैलकुलेट फिशर इंडेक्स नंबर, और जब आपके पास ये कहे कि कैलकुलेट लेस्पर पार्शी इंडेक्स नंबर, लेस्पर पार्शी एंड फिशर इंडेक्स नंबर, तो ये आपका लेस्पर पार्शी फिशर इंडेक्स नंबर किससे कैलकुलेट होगा। अब हमें कॉलम किस किस चीज के चाहिए, असल बात कॉलम किस किस चीज के चाहिए। हमें कॉलम चाहिए बेटा क्या, पी एन क्यू। तो हमने पहला कॉलम बनाया किसका, पी एन क्यू का। दूसरा कॉलम चाहिए पी ओ क्यू ओ का, यहाँ पे कॉलम बना दिया पी ओ क्यू ओ का। तीसरा कॉलम किसका चाहिए, तीसरा कॉलम है पी एन क्यू एन का। तो यहाँ पे कॉलम बना दिया किसका, पी एन और क्यू एन का। चौथा कॉलम किसका है, पी ओ क्यू एन का। तो यहाँ पे हमने चौथा कॉलम बना दिया किसका, पी ओ क्यू एन का। अब क्या करें, अब क्या करें, अब इस कॉलम में आप क्या करेंगे, पी एन की वैल्यू को क्यू ओ से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। यानी पी एन का है, ये रहा पी एन की वैल्यू, क्यू ओ का है, ये रहा क्यू ओ। उसका मतलब ये दो वैल्यूज आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई, और इसको यहाँ पे लिखते जाएंगे। तो देखते करते हैं काम साथ साथ किस तरह से कैलकुलेशन होगी। मैंने भी अपने पास कैलकुलेटर निकाला, आप भी निकाल लें। तो 270 मल्टीप्लाई होगा किससे, 102 से। तो आंसर आया बेटा, आंसर आया, पहला आंसर 27540। दूसरा 124 मल्टीप्लाई बाय 70, ये आ गया 86,080। दूसरा 130 को मल्टीप्लाई करें
किससे 95 से 95 से, तो आंसर आया 12350। इसका टोटल निकलेगा, वो यहाँ पे लिखेंगे। फिर पीओ को क्यूओ से मल्टीप्लाई करें तो पीओ ये रहा, क्यूओ ये रहा, इन दोनों को आपस में क्या करें मल्टीप्लाई, तो करते हैं बेटा मल्टीप्लाई। 64 मल्टीप्लाई बाय 270, तो आंसर आता है 17,280। 280 ठीक है ना। इसके बाद 40 मल्टीप्लाई बाय 124, आंसर आया 4960। फिर 83 मल्टीप्लाई बाय 130, तो आंसर आया 10,790। इस तरीके से बेटा मैं ये सारे काम करूंगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। फिर देखते हैं कि आंसर का टोटल आ रहा है, सब देखते हैं वो। देखिए बेटा मैंने क्या किया, मैंने यही काम किया, पीओ को क्यू से ओ से मल्टीप्लाई किया, पीओ को क्यू ओ की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, तो देखो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, इन दोनों वैल्यूज को, तो आपने यहाँ पे लिख दिया। फिर क्या काम किया, फिर मैंने पी एन को क्यू एन की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, यानी पी एन ये रहा, क्यू एन ये रहा, पी एन ये रहा, क्यू एन ये रहा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, कहाँ लिखा, यहाँ पे लिखा। फिर पीओ को क्यू एन से मल्टीप्लाई किया, भाई पीओ कहाँ है, पीओ कहाँ है, तो देखते हैं पीओ ये रहा, और क्यू एन कहाँ है, क्यू एन ये रहा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, तो कहाँ लिखा मैंने, यहाँ पे लिख दिया। अब ये काम करने के बाद क्या कर दिया, मैंने टोटल निकाल दिया, पहले कॉलम का टोटल ये आ गया, दूसरे का ये आ गया, तीसरे का ये आ गया, चौथे का ये आ गया। आप भी अपने पास अपने कैलकुलेटर में ये जरूर कैलकुलेट कीजिएगा, चेक कीजिएगा इसका टोटल ये सेम आ रहा है, ह्यूमन एरर है, कुछ भी हो सकता है, एरर आ सकता है, मुझसे भी आ सकता है, आपसे भी आ सकता है, ठीक है। अब क्या करें भाई, अब यहाँ पे आ गया इन सबका टोटल। अब क्या करें, अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। क्या फॉर्मूला है, समीशन पी एन क्यू ओ, पी एन क्यू ओ का टोटल कितना है, वो यहाँ पे लिखा हुआ, ये रहा, ये लिखा हुआ 48570, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 48570 डिवाइड बाय पी ओ क्यू ओ का टोटल क्या है, ये रहा 33030 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका आंसर क्या आया, इन दोनों को डिवाइड कीजिए और मल्टीप्लाई बाय 100 कीजिए, तो इन दोनों को डिवाइड करते हैं, 48570 डिवाइडेड बाय 33030, इन दोनों को डिवाइड किया और मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो आंसर आया बेटा लेस्पर्स का कितना, 147.048 इस साइन ऑफ परसेंटेज लाजमी लगाना है, ये साइन ऑफ परसेंटेज लाजमी लगाना है, वरना एक नंबर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये आ गया लेस्पर्स का आंसर। अब इसी तरीके से पार्सी का आंसर निकालते हैं। अब पार्सी के आंसर के लिए क्या चाहिए भाई, पी एन क्यू एन का टोटल कितना है, पी एन क्यू एन, पी एन क्यू एन का टोटल ये रहा, और फिर पीओ क्यू एन का टोटल क्या है, वो ये रहा, इन दोनों के टोटल को क्या कर रहे हैं, इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर रहे हैं। तो देखो बेटा फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ये आ गया इन दोनों को, ये आ गया 59, ये वैल्यू 59215 और पी ओ क्यू एन 39255 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, तो 59215 डिवाइडेड बाय 39255 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर आया 150, पार्सी का आंसर आया 150.847%। ये हो गया बेटा इसका पार्सी का आंसर हो गया, ये आ गया लेस्पर्स का आंसर, ये आ गया पार्सी का आंसर। अब क्या करें, अब फिशर इंडेक्स नंबर के इस वाले फॉर्मूले के अंदर इनकी वैल्यू पुट करते हैं। लेस्पर्स का आंसर कितना है बेटा, लेस्पर्स का आंसर है 147.048, 147.048 मल्टीप्लाई पार्सी की जगह पार्सी का आंसर कितना है, 150.8
7 देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका रूट निकाल देंगे, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करके इसका रूट निकाल देंगे। तो कैलकुलेटर निकालता हूँ भाई मैं, और कैलकुलेटर से वैल्यू को सिंप्लीफाई करता हूँ। जी बेटी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट निकाला कैलकुलेटर से, तो आंसर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, फिशर इंडेक्स नंबर का आंसर आ रहा है 148.935। ये भी किस में आ गया, साइन ऑफ परसेंटेज में आ गया। याद रखिएगा इस फिशर इंडेक्स नंबर का आंसर जो है वो लेस्टर और पासी के दरमियान में आना चाहिए। अगर ये फिशर इंडेक्स नंबर 147 से कम हुआ तो गलत, 150 से ज्यादा हुआ तो गलत, तो इन दोनों के दरमियान में ये आंसर आना चाहिए जिसका फिशर इंडेक्स नंबर का। अब ये तो हो गया क्या, लेस्टर पासी फिशर, ठीक है ना। अगर पेपर में आपसे पूछे क्या लेस्टर पासी फिशर निकालो, तो आप ये काम करोगे, ठीक है। मैं आपके साथ एक और चीज शेयर करता हूँ, ठीक है, मैं आपके साथ एक और चीज शेयर करता हूँ, आप देखिएगा उसको कि कंडीशन क्या है आपके पास। मैंने ये सवाल कहाँ से उठाया, जो मैंने आपको अपनी एक शीट सेंड की थी, आपको मैंने व्हाट्सएप की थी शेयर आपसे, जिसका ये पूरा पास पेपर आपके साथ है, ये पूरा पास पेपर आपके साथ है। तो ये देखें, इस पास पेपर के अंदर ये जो सवाल था ये मैंने आपको दिया था, ठीक है ना। कैलकुलेट लेस्पेयर इंडेक्स नंबर, पार्सीज इंडेक्स नंबर, फिशर इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पे ये तो आप काम कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये जो है ये आपके पास आ गया लेस्पेयर, पार्सी एंड फिशर, ठीक है ना। तो ये इससे कुछ देखो, ये आंसर भी मैंने यहाँ पे लिखे हुए थे आपके, और देखो वही आंसर आए जो आपके पास शो हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सवाल आपके पास बिल्कुल वर्कशीट से मैंने आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इस सवाल के अंदर बिल्कुल ये था, लेस पे पासी क्वेश्चन सब निकालना था लाजमी। तो जो बार शो कर रहा हूँ मैं, मुझे क्या निकालना, लेस पे पासी फिशर तीनों निकालना था, लेस पे निकालो, पासी निकालो, फिशर निकालो, सब निकालो। लेकिन अगर सवाल के अंदर सिर्फ लिखा होता, क्या लिखा होता, कैलकुलेट फिशर इंडेक्स नंबर, तो फिर क्या होता, हम सिर्फ और सिर्फ फिशर्स निकालते, और फिर फिशर किससे निकालते, तो देखो बेटा ये भी आपको शो कर रहा हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ फिशर निकालते, तो किससे निकालते, फिर आप फिशर निकालते इस वाले फॉर्मूले से, फिशर डायरेक्ट मेथड से, ठीक है ना। तो अब ये जो भी वैल्यूज हैं, ए पी एन क्यू एन का टोटल ये ऊपर है, पी एन क्यू एन का टोटल, पीओ क्यू का टोटल, ये चारों चीजें आपके पास मौजूद हैं, चारों का टोटल आपके पास मौजूद है। ये सारी वैल्यू उठाएंगे और इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो भी आंसर जो आएगा वो यही आंसर आएगा, ठीक है। तो पूरे क्वेश्चन के अंदर जो आपके पास कंफ्यूजन थी वो क्या थी कि करंट ईयर कौन सा, बेस ईयर कौन सा। तो मैंने आपको ये बताया कि आपके पास लिखा हो कैलकुलेट इंडेक्स नंबर फॉर 1982, तो फॉर के बाद जो कुछ भी है ये करंट ईयर है, इधर वो 1975 होता या फिर वो 1982 होता, कुछ भी होता, ठीक है। तो यहाँ पे 1982 कह रहा है, तो 1982 करंट हो गया, तो दूसरा वाला क्या हो गया, बेस हो गया, दूसरा वाला क्या हो गया, बेस हो गया, ठीक है। अगर ये बोलता फॉर 1975 तो 1982 क्या होता है, बेस होता। तो ये वीडियो आप बार बार इस वर्ड को जरूर सुनिएगा, जिस साल के लिए कैलकुलेशन करते हैं वो क्या होता है, आपका करंट ईयर होता है। तो होपफुली आपको ये लेस्पर इंडेक्स नंबर, लेस्पर पासिस और फिशर इंडेक्स नंबर आपकी क्लियर हुआ होगा। एक और बात, आप जब पास पेपर लेके बैठेंगे तो पास पेपर के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, जरूर सुनिएगा इस बात को, कि आपके पास पेपर में हो सकता है रिक्वायरमेंट बोले बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर, आपको लेस्पेस का वर्ड ना बोले, आपसे बोले कैलकुलेट बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर, तो बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर लेस्पेस को ही बोलते हैं, ठीक है ना। बेस ईयर जो है वो किसको बोलते हैं, लेस्पेस इंडेक्स नंबर को बोलते हैं। देखो उसके अंदर ओ ज्यादा है, तो जिस ओ ज्यादा है इसका मतलब क्या हुआ, इसके इन्वेंटर ने बेस ईयर पे ज्यादा फोकस किया था। इसी तरीके से आपसे कहता है करंट ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर, तो फिर क्या होगा, करंट ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर किसको बोलते हैं, पार्सी को बोलते हैं। तो पार्सी के फॉर्मूले देखो क्या है, एन ज्यादा है,
इसने करंट ईयर पर ज्यादा फोकस किया है, तो कभी भूल जाओ तो इस तरीके से याद रखना। तो ये बीकॉम के पेपर में बहुत आता है, ये आपके इंटर के पेपर में बहुत आता है। तो कभी इस नाम से पुकारे बेस डेरिवेटिव इंडेक्स नंबर, करंट ईयर इंडेक्स नंबर और स्पेशल आइडियल इंडेक्स नंबर। क्या? आइडियल इंडेक्स नंबर। तो आइडियल इंडेक्स नंबर के अंदर फॉर्मूला ये वाला यूज करते हैं, और डायरेक्ट मेथड के अंदर फॉर्मूला जो है वो ये वाला यूज करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर लेक्सपेयर, फास्टर, फिशर, इन सब की बहुत अच्छे तरीके से बात हो गई है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बड़े काम की होगी और ये आपको बहुत बेनिफिट देगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। तो जो भी कंफ्यूजन आप डिस्कस कीजिएगा मुझसे। ठीक है, टेक केयर, अपना अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।